जी एग्जाम्पल नंबर 6 है मेरे पास पेज नंबर 476 के स्टार्ट पे। जी क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। वॉशिंगटन लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ 140 मिलियन। ये मैं अपनी आसानी के लिए यहाँ लिख दूंगा ताकि वहाँ बार बार मूव ना करना पड़े। तो एक तो उसने लिखा है कि कंपनी उसका पेड अप कैपिटल जो है वो 140 मिलियन है। WL deals in the manufacturing of washing machines following other extracts from the budgeted statement of profit and loss for the year ended 31st December 2018। ठीक है, ये जो इनकम स्टेटमेंट आपको दी हुई है ये 31 दिसंबर 2018 की है और बजटेड है। ठीक है, और अमाउंट इन थाउजेंड्स है तो ये मिलियन में भी कह सकते हैं। 168 मिलियन, 127 मिलियन, जिसके अंदर फिक्स कॉस्ट भी शामिल है, सब बताया हुआ है। लेकिन नीचे लिखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में एन एनालिसिस ऑफ द एक्चुअल रिजल्ट फॉर द फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द ईयर शोज दैट। अच्छा, ये जो ऊपर दिया हुआ ना ये बजट है पूरे साल का। ठीक है, और नीचे वो लिख रहा है कि 2 महीने की जो अभी तक स्टेटमेंट आई है उसके मुताबिक एनालिसिस ऑफ एक्चुअल रिजल्ट जो बता रहे हैं फॉर द फर्स्ट 2 मंथ ड्यू टू चेंज इन इंपोर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर, imported products have become available in the market at much cheaper prices. Consequently, it was decided to reduce the selling prices to rupees 9,500 per unit with effect from 1st January 2018। यानी जनवरी और फरवरी 2 महीने जो हमारे एक्चुअल गुजर चुके हैं, बजट ऊपर देखें तो सेल रेवेन्यू हमें 10,000 पर यूनिट नजर आ रहा है, लेकिन हमने एक्चुअली जो सेल की है वो 9,500 है। ठीक है, और दूसरा वो ये लिखता है 1500 वॉशिंग मशीन्स वर सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड, और 1500 वॉशिंग मशीन हम सेल भी कर चुके हैं 2 महीनों में। तीसरा लिख रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइसेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1st जनवरी 2018 वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स हैज इंक्रीज्ड बाय 5%। जो आपकी वेरिएबल सीजीएस है वो भी आपकी 5% इंक्रीज हुई है। ठीक है, वेरिएबल सीजीएस। अच्छा, उसके बाद ड्यू टू इंक्रीज इन रॉ, ये तो हो गया। टू बूस्ट द सेल WL हैज डिसाइडेड टू लॉन्च अ प्रमोशन कैंपेन एंड एन एनुअल and an estimated cost of rupees 5 million. Okay, director of WL wish to pay 5% dividend to its shareholders, यानी 5% वो चाहते हैं कि हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दें to shareholder. However, according to the agreement with the bank, WL cannot pay dividend exceeding 80% of profit after tax, of profit after tax। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। ये बैंक की रेस्ट्रिक्शन है जिसको हम कोवेनेंट्स कहते हैं। जैसे जब IMF हम पर रेस्ट्रिक्शंस लगाता है तो पूरी दुनिया बोल पड़ती है, पूरा पाकिस्तान में पढ़े लिखे जाहिल भी बन जाते हैं और ये रिमार्क्स दे रहे होते हैं जी कि हमने बेच दिया मुल्क। अल्लाह के मतलब जब लोन लोगे तो कोवेनेंट्स तो लगेंगे, चाहे लोकल लोन लो तब भी कोवेनेंट्स होते हैं। इंटरनेशनल तो फिर होने चाहिए क्योंकि कंट्री बाउंड्री के बाहर जा रहे हैं तो फैक्ट्स एंड फिगर्स देखते नहीं और हम उस पर रिमार्क्स दे देते हैं। सो ये कोवेनेंट्स होते हैं जो बैंक लगाता है। बैंक कहता है कि आप प्रॉफिट का 80% से ज़्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी पॉलिसी है कि हमने 5% डिविडेंड देना है। तो 5% जो डिविडेंड है दैट शुड बी इक्वल टू द 80% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, रिक्वायरमेंट देखें, मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड इन रिमेनिंग 10 मंथ्स। ये याद रखिएगा कि 12 मंथ का बजट था, 2 महीने गुजर चुके हैं, अब 10 महीने रह गए। 2 महीनों में यकीनन 1500 वॉशिंग मशीन हम सेल कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि 2 महीनों में कितनी, 10 महीनों में कितने यूनिट हम सेल करें कि कंपनी अपना डिजायर्ड जो डिविडेंड है वो पे कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखना ये है कि डिजायर्ड डिविडेंड है कितना, ये चीज़ आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखें डिविडेंड की कैलकुलेशन के लिए डिविडेंड जो 5% होता है ये किस चीज़ पे कैलकुलेट होता है? एनी स्टूडेंट
क्या ये डिविडेंड 5% प्रॉफिट पे कैलकुलेट होगा या शेयर कैपिटल पे? जी बोलिए। शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल। जी बोले, आवाज नहीं आई किसी की। शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल पे सर। शेयर कैपिटल पे, बिल्कुल ठीक है। यानी अब मैं पहले कैलकुलेशन तो ये करूंगा कि डिविडेंड जो है वो कितना बनना चाहिए। दैट टोटल 140 मिलियन हमारा शेयर कैपिटल है, इसका 5% लेंगे तो 140 का 5% लिया तो कितना आएगा जी? 7 मिलियन। तो मैं इसको रुपीज इन थाउजेंड्स में कैलकुलेट करता हूँ। 7 मिलियन का मतलब है कि 7000 डिविडेंड आ, ठीक है जी। अच्छा अब देखिए इस डिविडेंड में जो प्रॉफिट है, अब वो ये कह रहा है कि कोवेनेंट्स हमारे पास ये है कि हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 80% से ज्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते। इन अदर वर्ड, द डिविडेंड अमाउंट शुड बी इक्वल टू 80% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो इसकी मदद से मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लेता हूं। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना निकलेगा? क्योंकि अगर डिविडेंड 7000 दे रहा हूं तो ये कम से कम तो डिविडेंड का 80% होना चाहिए। इसको 100/80 कर देता हूं तो कितना आ जाएगा जी? 8750। 8750। अच्छा अब ये तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब देखें क्वेश्चन के अंदर टैक्स रेट कितना दिया हुआ वो भी चेक कीजिएगा, वो भी चेक करें। टैक्स रेट दिया हुआ है जी 30%। लेकिन बात है जो मैंने प्रॉफिट अर्न करना है वो आफ्टर टैक्स तो नहीं है ना, वो तो बिफोर टैक्स है। तो इसलिए अब इसी को अगर मैं बिफोर टैक्स में कन्वर्ट कर लूं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इस कैलकुलेशन को यहां रोकते हुए अब इससे नीचे अलहदा शुरू करूंगा। यहां से आगे मैंने चलना है 8750 इंटू 100/70, क्योंकि ये अमाउंट जो है ये 70% है, क्योंकि 30% का टैक्स कट जाता है, बाकी 70% रह जाती है। तो बताइए कितनी अमाउंट आई? 12500। 12,500। ठीक है जी। अब देखें बेसिकली उसकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट एक दफा फिर मैं रिकॉल कर रहा हूं। मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड इन रिमेनिंग 10 मंथ्स टू एनेबल WL टू पे द डिजायर्ड डिविडेंड। मुझे कितने नंबर ऑफ यूनिट्स चाहिए? वही कॉन्सेप्ट है जो फार्मूला पढ़ा था, उसको फार्मूला की कैलकुलेशन ही कर रहा हूं। कंट्रीब्यूशन चाहिए मुझे कि कितना कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा हमें। उसके लिए नॉर्मली ब्रेक इवन में होता है ना, फिक्स कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CM रेशियो या CS रेशियो। जबकि डिजायर्ड प्रॉफिट के केस में हम क्या करते हैं, प्लस डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन ऐड करते हैं। तो लिहाजा इसके लिए कंट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है। अब देखें इसमें फिक्स कॉस्ट ऐड करूंगा तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ये तो आपका प्रॉफिट आया है, कंट्रीब्यूशन के लिए फिक्स कॉस्ट, इसको रिवर्स जाओ। अब फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में देखो दो दी हुई है, एक प्रोडक्शन रिलेटेड, देखें प्रोडक्शन रिलेटेड फिक्स कॉस्ट कितनी है बताइए? 21.2 मिलियन। 21.2 मिलियन। 21.2 मिलियन। और जो नॉन प्रोडक्शन है 4.5। 4.5 मिलियन। इनको ऐड कर लो तो 25,700 आई थिंक ये अमाउंट बनेगी, 25,700। ठीक है जी। अच्छा अब इसके बाद ड्यूरिंग द ईयर भी अगर आप देखें जो हमने डाटा पढ़ा था उसमें भी एक फिक्स कॉस्ट आ रही है जो मैनेजमेंट ने अब फैसला किया है कि इन ऑर्डर टू बूस्ट द सेल कि हमें एक सेल्स कैंपेन चलानी पड़ेगी और उस पर हमारी कितनी कॉस्ट होगी वो भी देखिएगा क्वेश्चन में कितनी बन रही।
5 million. 5 मिलियन, वो भी ऐड कर दो। यहां मैं लिखता हूं ऐड बैक करूंगा सेल्स प्रमोशनल कॉस्ट, सेल्स प्रमोशन 5 मिलियन। अब इसको जब मैंने ऐड किया, ये तीन अमाउंट्स यानी प्रॉफिट के अंदर सारी फिक्स कॉस्ट ऐड कर दी, 12,500 प्लस 25,700 प्लस 5,000, इसको टोटल कीजिएगा कितना आएगा? $43,200. 43,200। अच्छा, ये कंट्रीब्यूशन है, और ये कंट्रीब्यूशन जो अभी आपके सामने निकाला है ये एनुअल है, पूरे साल का। क्योंकि डिविडेंड से जब मैं लेके चला हूं, डिविडेंड 5% आपने कैलकुलेट किया, तो उससे प्रॉफिट जो निकाला है वो पूरे साल का है। फिक्स कॉस्ट ऐड की तो कंट्रीब्यूशन पूरे साल का आ गया, लेकिन मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए 10 मंथ का। एक तो तरीका बड़ा सिंपल है, इसी को अगर 10/12 कर दूं तो मेरा 10 महीने का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, लेकिन ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि 2 महीने एक्चुअल रिजल्ट आ चुके हैं हमारे पास, तो मुझे 2 मंथ का एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए होगा। तो इसमें से अब मैं लेस कर देता हूं actual contribution for 2 months, और इसके लिए अलहदा से वर्किंग बनानी पड़ेगी आपको, और ये सारा डाटा क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है जी, ये इसके लिए ये वर्किंग 1 में ला रहा हूं। अब सिर्फ 2 महीने का डाटा उठाइएगा कंट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सेल्स कितनी है एज पर क्वेश्चन। उसने क्लियरली लिखा था 1500 वॉशिंग मशीन वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, 1500 मशीन आपने सेल की। अच्छा, ये भी उसने लिखा था कि एक मशीन जो है वो हमारी जो सेल हो रही है वो 9500 में हो रही है। आप उसमें पूरा डिटेल दी हुई है कि मार्केट में कंपटीशन की वजह से जो सेल्स प्राइसेस हैं वो गिर गई। हमने बजट बेशक 10,000 रखा हुआ, लेकिन हम सेल कर रहे हैं 9500 में। तो 1500 इंटू 9500 कितनी अमाउंट आएगी जी? थाउजेंड्स में कैलकुलेट करें। 14 to 50. 1.25. 14 250. 250, ओके, 14,250। ठीक है जी। अब इसमें से मैंने वेरिएबल कॉस्ट लेस करनी है, तो इसमें 2 वेरिएबल कॉस्ट है। डाटा में आइएगा, ऊपर डाटा देखिएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हुई है, वेरिएबल सीजीएस। मुझे सिर्फ वेरिएबल चाहिए, चूंकि मैं कंट्रीब्यूशन निकालना चाह रहा हूं। क्वेश्चन में देखिए तो आपको जो दी हुई है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो 127,000 है, लेकिन ये इसमें से फिक्स कॉस्ट पहले लेस कर दो, और फिक्स कॉस्ट दी हुई है क्वेश्चन के अंदर 21.2 मिलियन। इसको लेस करने के बाद क्या अमाउंट आ रही है पहले इसको कैलकुलेट कर लें। 1,05800, ठीक है। लेकिन ये तो पूरे साल की है, ये तो पूरे साल की है। मुझे तो उतनी चाहिए जितने यूनिट आपने सेल किए हैं। ये सीजीएस कितने यूनिट्स की है? क्वेश्चन के मुताबिक देखो 168 मिलियन की सेल है और 10,000 सेल प्राइस है। अगर इसको कैलकुलेट करो तो बताओ पूरे साल में कितने यूनिट आपके सेल होंगे बजट के मुताबिक? अगर एक यूनिट 10,000 में सेल करते हो और आपकी टोटल सेल्स रेवेन्यू 168 मिलियन होता है, बताइए कितने नंबर ऑफ यूनिट कितने आपको सेल करने पड़ेंगे? 16,800. 16,800। और आप कितने सेल कर चुके हो? 1,500। ये देखो, तो लिहाजा मैं इसको करता हूं मल्टीप्लाई 1,500 डिवाइडेड बाय
16,800, लेकिन अभी रुकिएगा, खत्म नहीं हुआ। फिर हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, ये एडजस्टमेंट नंबर 1 का तीसरा पार्ट मुझे नजर आ रहा है, ड्यू टू इंक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइसेस with effect from 1st January 2018, variable cost of sales has increased by 5%। जो वेरिएबल CGS है वो मेरी 5% इंक्रीज हो गई, तो लिहाजा इसी को 1.05 भी कीजिएगा। अब ये पूरी कैलकुलेशन यहां तक करें, 105,800 मल्टीप्लाई बाय 1500 डिवाइडेड बाय 16,800 और इनटू 1.05। अब बताइए क्या अमाउंट आएगी? thousands में 9918.75। तो 19918.75, तो 9919 कर दें। ठीक है सर। ओके जी। इसी तरह एक वेरिएबल कॉस्ट जो है वो नॉन सेलिंग की भी है, नॉन प्रोडक्शन की भी है। सेम इसी की कैलकुलेशन कीजिएगा। जो आपकी टोटल वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है वो डाटा में हमें दी हुई है कितनी जी? 16 मिलियन, यानी 16,000 माइनस कर दीजिएगा इसमें जो नॉन प्रोडक्शन की फिक्स कॉस्ट है 4.5 मिलियन। रिमेनिंग अमाउंट कितनी आ जाएगी? 11,500 मल्टीप्लाई बाय। अब सेम वही प्रोपोर्शन वही रहेगा कि आपने 1500 यूनिट सेल किए और टोटल यूनिट का आपने बजट किए थे 16,800, तो 15 ओवर 16,800, लेकिन इसके साथ 1.05 नहीं करूंगा क्योंकि वो क्वेश्चन में लिखा हुआ था सिर्फ CGS इंक्रीज हो, ठीक है, तो सेलिंग कॉस्ट इंक्रीज नहीं होगी वेरिएबल। अब बताइए कितना आया? 1026.78। 26.78। 1026.78, ठीक है, 1027 आ गया। अब इसको लेस कर दो तो क्या आंसर आया? दिस इज कंट्रीब्यूशन, ये 2 मंथ का कंट्रीब्यूशन है। 3304। 330 आई थिंक चेक कर लो। ये सर यही है, 3304 यही है ठीक सर। हो, ठीक हो। अब ये 3304 का मैंने कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी अर्न कर चुका हूं, यानी इस कैलकुलेशन के मुताबिक मुझे पूरे साल का कंट्रीब्यूशन चाहिए था 43,200 और मैं 43,304 का कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी जनरेट कर चुका हूं। अब ये बाकी मेरा आएगा डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन, और कितना आ गया? 39896। 39896 9896। 9896। इसमें साउंड में क्यों मसला आ रहा है आज? मुझे किसी की भी आवाज साफ नहीं आ रही। ठहरे मैं चेक कर लूं। ऑडियो कहाँ गई? मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है आप लोगों को? ये सर सही आ रही है। नहीं, आप लोगों की आवाज क्यों नहीं सही आ रही? चले ठीक है। अच्छा जी, ये मेरा पहला आंसर आ गया, यानी इतना कंट्रीब्यूशन मुझे चाहिए। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में वो आखिरी लाइन में लिखता है कि नंबर ऑफ यूनिट्स आपने कैलकुलेट कर, ठीक है, तो डायरेक्ट तो मैं नंबर ऑफ यूनिट नहीं निकाल सकता। अब मुझे CS रेशियो चाहिए, CS रेशियो, और CS रेशियो यही से निकल रही है। देखो ये 2 मंथ का डाटा है और यही चेंजेस आगे रहेंगी, यानी यही आगे कंटिन्यू रहेंगी, तो यहीं से CS रेशियो भी निकाल लीजिएगा। CS रेशियो कैसे निकलेगी?
कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स 3304 डिवाइडेड बाय 14250, 4 डेसिमल तक बताइएगा। 23.1859। 19 कर दें, 185 कह रहे हैं, ठीक है, 2319। तो ये कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो आ गई। ये दो चीजें निकल आई। अब मैं इसको, ये एग्जाम स्टाइल भी, ये भी स्टाइल होता है। ये ए मैंने कैलकुलेशन की, ये बी कैलकुलेशन की। अब यहां पर मैं कैलकुलेट करता हूं बजटेड सेल्स, यानी मुझे कितनी सेल करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, ए डिवाइडेड बाय बी, इधर यहां शो करूंगा ए डिवाइडेड बाय बी। अब करिएगा 39,896 डिवाइडेड बाय 0.2319, 172,039। 172039। 173, 172,039.6। अच्छा स्वाद साहब एक काम करें, ये वाला फैन बंद कर दें, मुझे लगता है ये फैन की वजह से डिस्टॉर्शन है ना। ये बंद करके ना पिछला बेशक बंद कर, एक मिनट ठहरिएगा। वो असल में ना ये फैन की वजह से ना मुझे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है अपनी। जी प्लीज आप बोलिएगा। अब बोलिएगा। 172,039.6। 040 कर। ये बजटेड सेल इन ₹1000 आई है, ठीक है जी, इन ₹1000। लेकिन क्वेश्चन में नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ यूनिट। तो नंबर ऑफ यूनिट कैसे निकलेंगे जी, ये जो आपने सेल निकाली है 172,040 और सेल प्राइस हमारी क्या है 9500, ये लिखी भी हुई है 9500। इसको 9.5 पे डिवाइड कर दो। 9.5 पे मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि वो थाउजेंड्स में है। तो 1000 वाली अमाउंट को दूसरे को भी 1000 में कन्वर्ट किया। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा कितना आया, 18109। 18109। अगर हम 18109 यूनिट सेल्स करेंगे तो नेचुरली हमारा जो टारगेट है 7000 डिविडेंड का वो अटेन हो जाएगा। ठीक है जी, इसमें और कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूं इस एग्जांपल में? क्लियर है सर। ओके अच्छा, अगला आइएगा क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल नंबर 7। Basketball Private Limited (BPL) is in a process of planning for the next year. BPL is currently operating at 70% of production capacity. ठीक है, इस वक्त, अच्छा ये याद रखिएगा, ये कैपेसिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम 70% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम जी, बताइए। जी जी, मैं इसको म्यूट कर
जी स्टूडेंट्स, तो कहां तक पहुंचे थे? बीपीएल इज करंटली ऑपरेटिंग एट 70% ऑफ कैपेसिटी। ये बहुत जरूरी होता है क्वेश्चन में कैपेसिटी, क्योंकि इसको खास तौर पे आपके जो ब्रेक इवन के क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि कैपेसिटी अटेनमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। अच्छा जी, द मैनेजमेंट वांट्स टू अचीव एन इंक्रीज ऑफ 36 मिलियन इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ द लेटेस्ट ईयर। ये लाइन याद रखिए, मैनेजमेंट वांट टू अचीव, यानी ये इसका टारगेट प्रॉफिट हो गया। और टारगेट प्रॉफिट कितना है? 36 मिलियन, और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसे नीचे लिखता है समराइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द लेटेस्ट ईयर, यानी ये वो है जो गुजर चुका है ईयर, ठीक है, लेटेस्ट ईयर। इसके अंदर सारी इनकम स्टेटमेंट अगर आप देखो तो गिवन है, सेल्स गिवन है, कॉस्ट ऑफ सेल में ये भी बताया कितने परसेंट वेरिएबल है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी बता दिया कितने परसेंट ऑफ वेरिएबल है, टैक्स रेट यहाँ 25% है। हाँ, अब आइएगा यहाँ से, फॉलोइंग आर द मेजर अजम्पशन प्रोजेक्शंस फॉर द नेक्स्ट ईयर, ठीक है, नेक्स्ट बजट ईयर। एक मिनट जी। नंबर 1, सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स वुड बी इंक्रीज बाय 8%, ठीक है। एक तो हमारी सेलिंग प्राइस जो है that will be increased by 10%. However, to avoid any adverse impact of price increase, 10% discount would be offered to large customers. 10% डिस्काउंट आप ऑफर कर रहे हो, लेकिन सारे कस्टमर्स को नहीं, लार्ज कस्टमर्स को। और हु परचेज अबाउट 30% ऑफ टोटल सेल, यानी 30% ऑफ टोटल सेल्स। अच्छा, ये एक, इसको हम कहते हैं कंबाइंड प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट, जो मैंने आपको बताया था। अगर मैं ये लिखता हूं कि 10% डिस्काउंट मैं दे रहा हूं उन कस्टमर्स को जो 30% जो हमसे गुड्स परचेज करते हैं, यानी जिनको हम 30% सेल करते हैं, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि ओवरऑल डिस्काउंट कितने परसेंट हुआ, तो आप क्या कहोगे? जी, मैं फिर क्वेश्चन दूसरे तरीके से करता हूं। अगर मैं ये कहूं कि 30% सेल जो है आपकी, उस पर 10% डिस्काउंट है और रिमेनिंग 70% सेल पे कोई डिस्काउंट नहीं है, तो बताइए एग्रीगेट डिस्काउंट कितने परसेंट हुआ? 3%। यस, 3%। इसका आसान तरीका ये होता है कि 30 का 10% ले लो, 3%, तो पूरी सेल पे जो मैं डिस्काउंट अप्लाई करूंगा वो 3% होगा। ये अभी से लिख लीजिएगा, कोई लंबा इसकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती जब इस तरह की अमाउंट आ जाए, ठीक है। और इसका प्रूफ भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं। आगे लिखते हैं एडिशनली डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन वुड बी इंक्रीज फ्रॉम 2% टू 3%। जो कमीशन थी ना जी, वो पहले 2% थी एंड नाउ इंक्रीज टू 3%। ये पास थी, ये अब है। इसके बाद लिखते हैं नंबर 2, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अदर देन डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन आर प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज बाय 4%। यानी जो वेरिएबल कॉस्ट है अदर देन कमीशन, एक्सक्लूडिंग कमीशन, वो आपकी 5% इंक्रीज होगी, ठीक है, नहीं 4%, सॉरी। और इससे आगे लिख रहा है while fixed cost other than depreciation are projected to increase by 5%। और फिक्स कॉस्ट जो है वो मेरी 5% इंक्रीज होगी, और यकीनन इसके अंदर डेप्रिसिएशन शामिल नहीं होगी। जी, अब वो लिख रहा है जी, द अमाउंट ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू अचीव द टारगेट प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड to achieve the target profit as well as production capacity that would be utilized to achieve the calculated amount of sale। अच्छा, ये दूसरा हिस्सा तो बाद में करेंगे, लेकिन पहला हिस्सा आ जाए। टारगेटेड सेल्स मैंने निकालनी है, कितनी सेल करूं कि मेरा टारगेट प्रॉफिट अटेन हो जाए।
डाटा इसके आपके सामने है, कुछ बाकी अमाउंट्स आप मुझे बोल दोगे। देखिए क्या मैंने ये कैलकुलेट करना है जी। सेलिंग प्राइस 8% इंक्रीज होगी, आपने 10% लिखे हैं। अच्छा 8%, ओके ठीक है। अच्छा इसमें करना क्या आपने कि आप वो कह रहे थे कि कितनी सेल करें कि हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट जो है वो अटेन हो जाए। ठीक है, पहले सेल निकाल दें। तो उसके लिए हम वो फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। अब मैं ये दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, फार्मूला मेथड से। डिजायर्ड सेल्स लेवल इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट होल डिवाइडेड बाय CS रेशो। बस इतनी सी चीज कैलकुलेट करूंगा तो आंसर आ जाएगा। अब ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू कैलकुलेट द फिक्स कॉस्ट वर्किंग वन। एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट कितनी है क्वेश्चन में देखिएगा कितनी दी हुई है। इसमें दो फिक्स कॉस्ट हैं, एक कॉस्ट ऑफ सेल्स में, एक ऑपरेटिंग में। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में मेरी जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी है, वो लिख रहा है 400 मिलियन टोटल है, जिसमें 60% आपकी वेरिएबल है। तो 400 का 40% वेरिएबल हुई, फिक्स्ड हुई, यानी 160 मिलियन। ये रुपीज इन मिलियन है। सेकंड जो आपकी दी हुई है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसमें 40% वेरिएबल है, तो 60% फिक्स्ड हुए। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें कितने दिए हुए, 47 मिलियन। तो 47 का 60% लीजिएगा, 28.2 28.2। यस सर। ठीक है। अच्छा अब इसको टोटल कर ले तो अभी जो लास्ट ईयर की फिक्स कॉस्ट थी वो 188.2 थी। ठीक है, ये लास्ट ईयर के लिए। अब क्वेश्चन के मुताबिक वो कहता है फिक्स कॉस्ट शैल इंक्रीज बाय 5% एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। अब इसमें डेप्रिसिएशन कितनी है वो देख लीजिएगा, वो डाटा में कहीं दी होगी, देखिएगा। 90 मिलियन। 90 मिलियन, यस। तो इसमें से पहले डेप्रिसिएशन लेस कर दो। ये पूरी डिटेल वर्किंग बनाई है मैंने। तो अब जो रिमेनिंग आ गई वो 98.2 है। ठीक है, ये लास्ट ईयर की फिक्स कॉस्ट लाएगी। अब मैं यहां से बजट करता हूं, बजटेड फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। बल्कि एक स्टेप पे कर लो, कैसे करूं, 98.2 जो है वो मेरी कितनी इंक्रीज होगी एज पर क्वेश्चन, 5% इंटू 1.05 और डेप्रिसिएशन एज इट इज रहेगी प्लस 90। तो मेरा आंसर आ गया 98.2 इंटू 1.05, इसको और प्लस कर दो 90, 193.11। 193.11। ये लीजिए, ये मेरी पहली कैलकुलेशन हो गई फिक्स कॉस्ट की। अब टारगेट प्रॉफिट तो खैर जबानी भी निकल आएगा, वो क्वेश्चन में ये देखो लिखा भी हुआ है मैंने, टारगेट प्रॉफिट है 36 मिलियन। ये आफ्टर टैक्स है, मुझे बिफोर टैक्स चाहिए होता है। तो कैसे निकालूं इसकी, और टैक्स रेट उसने दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 25%। तो क्या करूं, ये 36 मिलियन जो है कितने परसेंट हुआ, 75%। तो 100% कन्वर्ट कर लो, 36 इंटू 100 बाई 75, हाउ मच, 48 मिलियन। ये भी आपके आ गया टारगेट प्रॉफिट। अब CS रेशो, अब यहां पर CS रेशो का थोड़ी सी कैलकुलेशन डिफरेंट तरीके से करनी पड़ेगी। रीजन ये है कि हमें जो सेल वगैरह दी हुई है ना, सेल और CGS और ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह सब कुछ जो गिवन है वो पिछले साल है। अगर मैं यहां से पिछले साल से CS रेशो निकालता हूं और अगले साल के डाटा पे अप्लाई करता हूं तो गलत है। क्यों, क्योंकि एक तो वो कह रहे हैं सेल प्राइस इंक्रीज हो गई,
डिस्काउंट दिया, कमीशन होगी एंड सो ऑन। तो हमें ये सारी कैलकुलेशन एक नई वर्किंग में लानी है। पिछली सेल को ही लूंगा और उसी में चेंज करता जाऊंगा, ठीक है जी। तो आपकी ये वर्किंग टू जरा देखते जाइए। मुझे सबसे पहले चाहिए सेल्स। लास्ट ईयर की सेल लेते हैं। लास्ट ईयर की सेल उसने क्वेश्चन में दी हुई है 567 मिलियन। अब क्वेश्चन के मुताबिक वो क्या कह रहे हैं? नंबर वन, सेल्स प्राइसेस विल इंक्रीज बाय 8%। इसको मैं लिख सकता हूं इंटू 1.08। लेकिन आगे लिखता है कि हम 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन 30% कस्टमर को तो ओवरऑल डिस्काउंट 3% हुआ, तो इंटू 0.97। वॉल्यूम इफेक्ट छोड़ रहा हूं मैं कह रहा हूं पिछली सेल ही को ले रहा हूं, पिछला ही वॉल्यूम ले रहा हूं। और अगर पिछला वॉल्यूम मैं लूं और अगर ये चेंजेस आ जाएं तो मेरी सेल कितनी होनी चाहिए जी? बताइएगा कितनी आई? 593.98। 3.98। अब इसमें सेल पहले लूंगा वेरिएबल सीजीएस। वेरिएबल सीजीएस यहां से उठा लो बेशक। 400 का 40% फिक्स थी, तो 400 का 60% जो है जो कि 240 बनेगी। 240 जो है वो वेरिएबल सीजीएस है। और वेरिएबल सीजीएस में वो ये कह रहे थे कि वेरिएबल कॉस्ट जो है एक्सक्लूडिंग कमीशन 4% इंक्रीज है, ठीक है। इसमें तो कमीशन शामिल नहीं होती ना सीजीएस में, तो लिहाजा ये 4% इंक्रीज होगी। इसको सीधा सीधा 1.04 कर दो। 249.6। 249.6। अब आइएगा वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। 47 का 60% फिक्स कॉस्ट थी, तो 47 का 40% वेरिएबल कॉस्ट हो गई। तो बताइए 47 का 40% कितना आया? 18.8। 18.8। 18.8। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिएगा, वहां तो मैंने सीधा 4% ऐड कर दिया था ना, यहां भी 4% तो करना है, लेकिन वो कहता है एक्सक्लूडिंग कमीशन, कमीशन के अलावा। तो इसमें से पहले कमीशन लेस करूंगा, लेस करने के बाद मैं इसका 4% इंक्रीज करूंगा और दोबारा कमीशन ऐड कर दूंगा। लेकिन अब जरा फर्क ध्यान रखिएगा, पहले कमीशन 2% थी, ये देख लो, और अब कमीशन 3% पे चली गई, ठीक है। तो मैं जब लेस करता हूं इसमें कमीशन, तो 2% कमीशन लेस करूंगा। तो 2% कमीशन कितनी बनेगी? सेल्स पर, पुरानी सेल्स पर 567 का 2% लीजिएगा, 11.34। 11.34। 34। ये पहले लेस करो, लेस करने के बाद 4% आप ऐड कर दो, यानी 1.04 किया, और दोबारा ऐड कर दो कमीशन। पहले कमीशन लेस की, 4% ऐड किया, जो ये आपकी इंक्रीज हो रही है, और फिर दोबारा कमीशन ऐड कर दी, और कमीशन अब 3% है, और वो भी 3% न्यू सेल पे। यानी ये मैं पूरा लिख देता हूं, प्लस करना है 593.98 का 3%। जब लेस किया था तो 2% किया था, ऐड कर रहा हूं तो 3% कर रहा हूं। अब ये सारी कैलकुलेशन कीजिएगा, 18.8 माइनस 11.34 करके जो आंसर आएगा इसको 1.04 करो और इसमें ये अमाउंट प्लस कर। 25.57। 25.5। 8 कर दें सर। 25.58। 25.58। अब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दो दोनों, थ्री 1.18.8। नहीं आवाज आपकी साफ आई, कोई और स्टूडेंट बोले। जी 318.8।
भाई मेरे आवाज नहीं आ रही, अब क्यों सर ऊंची बोल रहे हो? 318.8 318.8। 8 अब तो घर में बैठे हुए हैं, अब कौन सी नींद चढ़ी हुई है भाई आप लोगों को? तो जाग के बैठो ना, तो कम से कम आर्मी स्टाइल में बोला करो, ये क्यों करके बोल रहे होते हो? तो मर्दों वाली यस आवाज सर निकालो, पता लगे यस सर, तो समझ में आए। तो 318.80 आ गया कंट्रीब्यूशन। अब CS रेशियो निकालो, कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स, या कंट्रीब्यूशन है या सेल्स है, इसको कैलकुलेट करो। 0.5367 5367, ठीक है जी। अब इसको यहां ले आओ, 0.5367। अब यहां से कैलकुलेट करें, 193.11 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 0.5367। फोर 449.24 449.24। 24 ठीक है, 449.24 ये मेरा आंसर आ गया कि अगर मैं अगले साल 449.24 की सेल करूं तो ऑब्वियसली मेरा जो टारगेट प्रॉफिट है वो अटेन हो जाए, यानी इतना टारगेट प्रॉफिट आएगा। लेकिन ये कम आ रहा है, पिछली दफा सेल ज्यादा थी, इस साल ज्यादा आनी चाहिए। पिछले साल सेल थी ना 567, और पिछले साल प्रॉफिट कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है? पिछले साल हमारा प्रॉफिट था 90 मिलियन का, और अब हमारा टारगेट जो है, टारगेट प्रॉफिट, ओके गलती पकड़ ली। अच्छा ये जो है ना, ये 36 मिलियन, ये 36 मिलियन प्रॉफिट नहीं कमाना, ये कह रहा है एडिशनल 36 कमाना है। सॉरी, ये गलती हुई है मुझसे। ये जो आप 48 ले रहे हो, ये 48 नहीं आएगा, इसको ठीक करते हैं। कैसे? यानी लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था वो 90 था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ 90, और ये लिख रहा था यहाँ पर, एक रिक्वायरमेंट दोबारा पढ़ देता हूँ, शुरू में पहले लाइन पे, द मैनेजर वांट टू अचीव एन इंक्रीज ऑफ 36 मिलियन। हाँ, ये चीज मैं छोड़ गया था, इंक्रीज, ये 36 ऐड करो, ये 126 आ गया। अब इसको 100/75 करो, ये कितना आएगा आफ्टर बिफोर टैक्स 168 कैलकुलेशन? 168। 168 ये 168 पे दोबारा कैलकुलेशन, 193.11 प्लस 168 डिवाइड बाय CS रेशियो, 672.83 678 672.83 2.83। ये मेरा डिजायर्ड सेल्स लेवल निकल आया, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन की दूसरी रिक्वायरमेंट भी नीचे देखिएगा, इसी के साथ लिख रहा है, कहाँ गया क्वेश्चन? वो लिख रहा है कि एंड द प्रोडक्शन कैपेसिटी दैट वुड बी यूटिलाइज्ड, क्या आपने कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी यूटिलाइज की है? देखो, इसके दो तरीके हैं कैलकुलेट करने के। एक तो तरीका ये है कि पिछले साल उसने ऊपर ये मैंने लिखा था ना 70% कैपेसिटी पर, यानी यहीं से हम कैपेसिटी निकाल लेते हैं 100% कैपेसिटी, ठीक है। और फिर देखते हैं कि कितनी सेल आपने की है, और उस सेल पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो आंसर निकल आएगा, ठीक है। एक तो तरीका ये है, लेकिन दोनों आंसर जब मैं निकालूंगा ना तो पॉइंट्स में फर्क आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें आप परेशान ना हो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। देखिए मेरे पास एग्जिस्टिंग कैपेसिटी जो है, टोटल कैपेसिटी पहले निकालते हैं। टोटल कैपेसिटी कितनी निकलेगी? लास्ट ईयर की सेल थी हमारी 567, और ये हमारी 70% कैपेसिटी पर थी, तो इसका होता 567 इंटू 100/70, जी कितनी कैपेसिटी आ गई? 810
890, 810. 810. ये 8-10 मिलियन रुपीस की सेल करूंगा तो मेरी 100% कैपेसिटी हो, और कोई इन्वेंटरी नहीं है तो ये प्रोडक्शन भी कह सकता हूँ, प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल, ठीक है। लेकिन अब इस साल सेल कितने की है? 672, ठीक है। करंट ईयर सेल या कैपेसिटी यूटिलाइज्ड, वो कैसे कैलकुलेट करूंगा? वो ये अमाउंट लूंगा तो गलत हो जाएगा। रीजन, उसकी रीजन ये है कि ये जो आपने सेल्स उठाई है इसके अंदर प्राइस इफेक्ट शामिल नहीं है, ठीक है। जबकि न्यू सेल जो आप कैलकुलेट करके लाए हो इसके अंदर दो इफेक्ट शामिल है, डिस्काउंट भी है और सेकंड इसके अंदर सेल्स प्राइस इंक्रीज भी हो रही है। तो मुझे उसका इफेक्ट नल एंड वॉइड करना है। यानी अगर 3%, मैं 3% का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि ये 30% का, 10% का, 30%, 3% आता है। अगर हम 3% डिस्काउंट ना देते और 8% प्राइसेस इंक्रीज ना होती तो मेरी सेल्स क्या होनी थी? तो फिर मैं क्या करूंगा? और इसी तरीके से जब 3% डिस्काउंट आया था तो मल्टीप्लाई किया था 0.95 से, तो डिवाइड कर दो 0.97 से, तो अब बताइए सेल कितनी आई? 672.83 को डिवाइड कीजिएगा 1.08 से, डिवाइड कीजिएगा 0.97 से, 642.28. इसको 623 ले लेते हैं, ठीक है, राउंडिंग में। Sir, अब यहां 642.28. 42, 43 कर दो, Sir, 42 ही रहने दे. 42, ओके। अब यहां से कैपेसिटी यूटिलाइज निकाल लें, और वो कैसे निकलेगी? 642 डिवाइडेड बाय 810 इंटू 100, 79.25. 79%, ठीक है। ये जो कैपेसिटी है इसको हमेशा परसेंटेज में लिखिएगा एग्जाम में, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो जो ऑटोमेटिकली राउंडिंग का इशू होता है वो खत्म हो जाता है। यानी पिछले साल 70% हमारी कैपेसिटी अटेन हुई थी, इस साल हमारी 79% कैपेसिटी अटेन की है। अब क्वेश्चन यहां से एक दफा फिर बोल दूं, हमने सेल को क्यों नहीं बेस बनाया? यानी 672 को क्यों नहीं लिया, यानी 673 को क्यों नहीं लिया यहां पर? इसलिए ये जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम हमें यहां क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ, ठीक है ना, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ, लेकिन हम सेल्स को बेस बना लेते हैं, यानी कि जिस प्राइस, जो भी सेल दी हुई है उस पर जो प्राइस है वो हमारी कैपेसिटी बन जाएगी। अब अगले साल अगर प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होती है तो उस इंक्रीज और डिक्रीज का जो इम्पैक्ट है वो नल एंड वॉइड करना होता है, ठीक है, ताकि प्राइस इंपैक्ट ना आए। ये लास्ट ईयर की सेल थी, ये एक पॉइंट जरा ध्यान में रखिएगा। लास्ट ईयर सेल को अगर मैंने कन्वर्ट करना है नेक्स्ट ईयर सेल, तो दो चीजें आती हैं, हमेशा याद रखिएगा, इनटू वॉल्यूम इफेक्ट इनटू प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू नेक्स्ट ईयर सेल, ठीक है। हमेशा जब कैपेसिटी अटेन निकालनी हो तो वॉल्यूम का इफेक्ट खत्म नहीं करना, क्योंकि वॉल्यूम ही तो कैपेसिटी है। जब मैं अगले साल की सेल ले रहा हूं और मैंने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो प्राइस का इफेक्ट खत्म करना पड़ेगा, और प्राइस का इफेक्ट खत्म करने के लिए जो इंक्रीज हुई है उसको रिवर्स कर दो और जो डिस्काउंट दिया उसको रिवर्स कर दो। अगर मैं कोई डिस्काउंट ना दूं और 8% सेल प्राइस इंक्रीज ना हो तो हमारा रिजल्ट ये होगा, ठीक है जी। इस यहां से हमारी कैपेसिटी अटेन कैलकुलेट होगी। यहां तक जो क्वेश्चन थे वो आपके इजी थे। इजी से मतलब है कि ये सिंगल प्रोडक्ट के थे,
अब इससे आगे क्वेश्चन नंबर 8 जो आ रहा है, ये 7 था ना हमारा, आई थिंक क्वेश्चन नंबर ये सर 8, 7 था ये। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 तो खैर उसने गलती से डाला हुआ है, 10 इस चैप्टर का है नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना मटीरियल चैप्टर का है, ये इसका नहीं है। तो ये दो क्वेश्चन है 8 और 9, ठीक है, वो EOQ वाला है आखिरी 8 और 9, ये दो क्वेश्चन अब दोनों ही आपके अब मल्टीपल प्रोडक्ट्स के, ये इंशाल्लाह कल करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछना हो तो पूछिए। क्लियर है सर।